तो आज सेकेंड डे है, सेकेंड डे स्टार्ट हो चुका है। तो सेकेंड डे की प्रिपरेशन के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में हमने क्लियर किया था MCQ, फुल फॉर्म लिस्ट, सेकेंडरी नेम लिस्ट, और आने वाले क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन बनाया था और वही क्वेश्चन पेपर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं और जो एग्ज़ाम में आई हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सबको अगर स्टार्टिंग से देखना तो डे फर्स्ट का आप वीडियो देखिएगा, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, फुल फॉर्म लिस्ट और सेकेंडरी लिस्ट हम लोगों ने समझी थी और मैंने एक्सप्लेन करी थी। अब आज हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, डे फर्स्ट के शेड्यूल में हमने लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को क्लियर किया था, जिसमें 130 MCQs थे। फुल फॉर्म लिस्ट को हम लोगों ने क्लियर किया था, जिसमें 25 फुल फॉर्म लिस्ट थी। सेकेंडरी नेम लिस्ट को हम लोगों ने क्लियर किया था। ये हमारा 1 डे का शेड्यूल था। और सेकेंड डे के दिन हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, जो 35 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और आई एम डैम श्योर कि 95 से 99% ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आएंगे ज़रूर। बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये। सेकेंड डे के इस स्लॉट में हम लोग 35 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सीडिंग, ओके, स्पेशल सीडिंग एंड बाई। तो ये क्या है? तो जैसे आपको मैच कराना हो किसी भी टीम्स का, एक टीम का दूसरी टीम से, तो जैसे 6 टीम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये सब चीज़ें फिक्सचर से सॉल्व होती हैं। फिक्सचर से, जैसे फिक्सचर्स होते हैं नॉकआउट, ठीक है, लीग में 2 होते हैं, साइक्लिक एंड स्टेयरकेस। सो इसी तरह से सीडिंग, स्पेशल सीडिंग और बाई का रोल होता है। सीडिंग क्या होता है? सीडिंग जिस भी टीम को मिलती है वो नेक्स्ट राउंड में जाकर खेलती है, यानी कि वो नेक्स्ट राउंड में खेलेगी। अच्छी टीम को ही सीडिंग दी जाती है ताकि अच्छी टीम किसी स्टार्टिंग में नई टीम से खेल रही हो तो उसे बाहर ना कर दे। और मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी सीडिंग दिया जाता है। स्पेशल सीडिंग, यहाँ के लोग सीधा क्वार्टर फाइनल में और फाइनल में भेजे जाते हैं। ये पिछले साल के चैंपियंस होते हैं या ये वो अच्छे खिलाड़ी होते हैं जो कि वाकई में बहुत ही बेस्ट होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। A method of placing item into a fixture so that a stronger team don't play each other in the early round। ठीक है, तो अर्ली राउंड में भेजे जाते हैं, बहुत अच्छी टीम्स भेजी जाती है। सीडिंग इज बेस्ड ऑन टीम्स रैंकिंग फ्रॉम द रेगुलर सीजन। रेगुलर सीजन के जो विनर्स होते हैं या बहुत अच्छे टीम्स होती हैं उनको ही सीडिंग दी जाती है। सीडिंग हेल्प्स स्पेक्टेटर इंटरेस्टेड इन द टूर्नामेंट। सीडिंग के माध्यम से स्पेक्टर्स जो होते हैं गेम्स को अच्छा बनाते हैं और अच्छा देखने में अच्छा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सीडिंग इज ओनली द पॉसिबल इफ द टीम्स स्टैंडर्ड आर नोन फ्रॉम द टूर्नामेंट। स्पेशल सीडिंग में मेथड ऑफ प्लेसिंग स्पेशल सीड प्लेयर्स डायरेक्टली इनटू द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। जो बहुत अच्छी टीम होती है जो हरा सकती है तो कंपटीशन में किसी को भी, तो उनको पहले नहीं खिलाया जाता, उनको क्वार्टर सेमीफाइनल में खिलाया जाता है, उन्हें स्पेशल सीड दिया जाता है। स्पेशल सीडिंग कैन बी अनफेयर बट इट अलाउ आउट स्टैंडिंग प्लेयर्स टू नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेसेस। ओके, बाई क्या होती है? बाई दी जाती है, ये भी नेक्स्ट राउंड में खेलते हैं बाई देने पर। और ये बाई जो है किसी भी टीम को नेक्स्ट टीम में पहुंचाने, जो भी फिक्सर्स के अकॉर्डिंग जिसके बाई मिलेगी वो टीम को दिया जाता है, तो वो भी नेक्स्ट राउंड में खेलते हैं।
टेक्निक टू क्वालिफाई स्ट्रॉन्ग टीम्स फॉर द मैचेस विदाउट एनी क्वालिफाइंग मैच। तो जो अच्छी टीम होती है उसे अगले नेक्स्ट राउंड में भेजा जाता है। अ बाई इज व्हेन अ पार्टिसिपेंट इन अ टूर्नामेंट एडवांसेस द नेक्स्ट राउंड विदाउट प्लेइंग। नेक्स्ट राउंड में बिना अकेले पहुंच जाते हैं। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ सर इसाक न्यूटन ने लॉ बनाए थे। तो फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया है। सेकेंड लॉ एक्सेलरेशन है, जिसे मोमेंटम भी कहा जाता है। और थर्ड एक्शन रिएक्शन होता है। अगर हम हिंदी में जाने तो जड़त्व, त्वरण और क्रिया प्रतिक्रिया, ये हिंदी में बोला जाता है। तो इनर्शिया क्या होता है, चलिए इसे पहले स्पोर्ट्स एग्जाम्पल से समझते हैं, लिखने के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ इनर्शिया विथ यूजिंग टू स्पोर्ट्स एग्जाम्पल। तो पहले देखते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट दैट ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट एंड टू स्टे एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन, ओके, unless or external force act on them. This is because matter has tendency to resist changes in the state of motion or rest. चलिए स्पोर्ट्स एग्जांपल देखते हैं। फुटबॉल है। दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो रेस्ट कंडीशन पे है, विल रिमेन एट रेस्ट, वो रिमेन कंडीशन पे ही रहेगी। लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर ने उस पर जोर से किक मारी, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एंड दिस अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस एक फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या होगा, ये बॉल जो है आगे की तरफ चली जाएगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा है। अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा होता, बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगा होता, तो ये बॉल वहीं रहती और अपनी जगह से नहीं हिलती। ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कंस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। तो उस बॉल ने जब किक पड़ी तो स्पीड और डायरेक्शन भी पकड़ लिया, फ्रिक्शन पे पड़ा, यानी अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। अब एक वो जब फुटबॉल नेट पर गई तो उससे टकराई, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई हुआ तो वो बॉल वहां पे रुक गई। तो इसके दो एग्जांपल हैं। सबसे पहला सॉकर फुटबॉल, यानी फिर बास्केटबॉल। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन विथ यूजिंग टू स्पोर्ट्स एग्जांपल। तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? एक्सेलरेशन, जिसे मोमेंटम भी कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ओके, अप्लाइड टू इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ओके। तो देखिए एक्सपोर्ट एग्जांपल देखिए क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति है जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, और एक मान लीजिए बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, 400 kg का पहाड़ है जिसपे वो फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स जो लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ। अब ये आगे एक्सेलरेट होगा, जब आगे की तरफ जाएगा तो बहुत धीमे जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जब 400 kg के मास वाले यानी 400 kg के पत्थर पर फोर्स लगाएगा तो ये बहुत स्पीड में आगे जाएगा, यानी कि इसे एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा, एक्सेलरेट ज़्यादा करेगा। तो इसी तरह से जब एक्सटर्नल फोर्स, ये जो पहाड़ है जो 400 kg, ये मास हो गया, ठीक है, और जो व्यक्ति लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो जब कोई भारी चीज़ होती है, इस पर फोर्स लगता है, तो फिर उसे एक्सेलरेशन कम मिलता है, एक्सेलरेट कम करता है। और जब कोई हल्की चीज़ होती है उस पर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेट ज़्यादा मिलता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही है। नेक्स्ट इसके स्पोर्ट्स एग्जांपल देख लीजिए। बेसबॉल एंड फुटबॉल, ठीक है। बेसबॉल एक बैट होता है, बॉल होती है, डायरेक्ट फेंकी जाती है और बॉल हिट की जाती है। जितनी तेज हिट करेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम गैलेक्सी में हों और हम किसी चीज़ को पुश करें, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो वो क्या होगी, अनंत काल तक की स्पीड में चलती चली जाएगी। वो 10 की स्पीड पकड़ेगी, फिर 20 की, फिर 30 की, चलती चली जाएगी। लेकिन अगर हम अर्थ पे हों तो ग्रेविटी है वहाँ, तो उससे 0 से स्पीड होगी, फिर 10 होगी, फिर 20 होगी, और जब तक कोई फोर्स उसको रोके ना तब तक वो रुकेगी नहीं। यानी 0 से लेके स्पीड अनंत काल तक चली जाए, एक्सेलरेट कर जाए, एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट आते हैं। एक्सप्लेन द मोशन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, विथ टू स्पोर्ट्स एग्जाम्पल। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देखिए। स्पोर्ट्स एग्जाम्पल स्विमिंग और टेनिस। अब इसमें समझिए, जैसे मान लीजिए आप इसका मेन एग्जाम्पल अगर देखें तो हम एक बलून ले, उसमें एयर भरें
और एयर भरने के बाद बलून लेते हैं, उसमें एयर भरते हैं, ठीक है। अब वो एयर उसके मेन फेस पर जहाँ से एयर भरी गई उसे पकड़ लें और उसे छोड़ दें, तो फिर एयर क्या होगी, नीचे निकलेगी और बलून ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन हमें ऊपर देखने को मिलेगा और रिएक्शन हमें नीचे को देखने मिलेगा। इसी तरह से अब हम रॉकेट का अगर ऑप्शन ले रॉकेट का, तो रॉकेट अगर हम देखें तो रॉकेट आगे की तरफ जाएगा। तो अगर हम रॉकेट देखें तो रॉकेट आगे की तरफ जाएगा पर गैसेस नीचे जाएंगी, तभी रॉकेट आगे की जाएगा, यानी एक्शन हमें नीचे मिले। अगर हम बोट देखें, कोई बोट और कोई व्यक्ति बोट को चला रहा हो और उसके हाथ में चाकू हो और वो पानी को पीछे ढकेलेगा पर बोट आगे की तरफ जाएगी, तो ये एक्शन रिएक्शन। लेकिन हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो स्पोर्ट्स एग्जाम्पल चलेगा। यानी कि स्विमिंग, एक स्विमर है जो पुश कर रहा है वाटर को बैकवर्ड, यानी कि वो पीछे की तरफ पानी को हाथों से धक्का देगा तो वो आगे की तरफ जाएगा। टेनिस, ठीक है, एक टेनिस प्लेयर है जब अपने रैकेट से टेनिस बॉल को मारता है तो फिर बॉल जो है आगे की तरफ 0 से लेकर स्पीड पकड़ेगी, आगे तरफ जाएगी। तो ये थर्ड हो गया एक्शन रिएक्शन। अब आते हैं पांचवा 5, डिस्कस द 2 कॉन्ट्राइंडक्शन ऑफ त्रिकोण आसन। तो क्या है, कौन कौन से लोग त्रिकोण आसन ना करें। 2 प्राइमरी हैं, यानी कि इसे ट्रायंगुलर पोज भी कहते हैं, त्रिकोण आसन को ट्रायंगुलर पोज कहते हैं, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जिन्हें रिसेंट बैक नेक इंजरी हुई हो या बैक इंजरी, जिनके स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गई हो या फिर बैक में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, लंबर एरिया में, थोरेसिक में, सर्वाइकल, किसी भी एरिया में प्रॉब्लम बैक साइड पे, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड, तो वो इस आसन को ना करें। जिन्हें नी इंजरी है, जिनकी नी में प्रॉब्लम रहती है या कोई सर्जरी हुई, वो इस आसन को ना करें, उनका दर्द बढ़ सकता है। अब आते हैं 2 कॉन्ट्राइंडक्शन ऑफ तड़ासन। इसमें दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर की, और यहाँ पर तो ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो तड़ासन होता है ये। तो तड़ासन कौन कौन ना करे, जिन्हें लो ब्लड प्रेशर रहता है वो ना करें, ठीक है। यू शुड नॉट डू दिस। इन केस ऑफ हेडक, जिन्हें हेडक रहता है, इंसोमेनिया है, वो ना करें। यू शुड अवॉइड दिस आसन, वो इस आसन को अवॉइड करें। नेक्स्ट आते हैं 7 पर 2 कॉन्ट्राइंडक्शन ऑफ भुजंगासन। तो भुजंग दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय पीपल हु सफर हार्निया, जिन्हें हार्निया है एब्डोमिनल में, वो ना करें। अब आते हैं जिन्हें बैक इंजरी, वो ना करें। जिन्हें हेडेक है वो ना करें, ठीक है। जिन्हें रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो, जैसे कि मान लीजिए अपेंडिक्स की हुई हो या यही से, तो वो बिल्कुल इस हार्निया को इसको ना करें, ठीक है। इसे ना करें, भुजंगासन को बिल्कुल ना करें। तो ये कॉन्ट्राइंडक्शन है, इनसे बचा जा सकता है। नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल एजुकेशन में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं लिखने के लिए कॉन्ट्राइंडक्शन। अब आते हैं 8 नंबर, व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मनोविज्ञान यानी खेल मनोविज्ञान। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज डिफाइंड द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस प्रोसेस इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज डिफाइंड एज फिजिकल एक्टिविटी वेयर द इंडिविजुअल एंगेज द कॉम्पिटिशन एंड हेल्थ, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी that uses psychological knowledge and skill to address please wait a minute systematic issues with associated with sports and setting। तो जैसे कोई खिलाड़ी खेल रहा है गेम्स, तो अगर उसका मनोविज्ञान अच्छा नहीं होगा तो वो गेम को जीत नहीं पाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। तो साइकोलॉजी में माइंड और सोल की स्टडी की जाती है। तो साइकोलॉजी में सामने वाले के बारे में उससे बात करते हुए ही जान लेना कि वो किस नेचर का है, इससे ताकि हम स्पोर्ट्स में उससे गेम जीत सकें और बहुत सारी चीज़ें कर सकें। नेक्स्ट आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन। जो लिविंग बॉडीज हैं ऑर्गेनिज्म वो फंक्शन कैसे करते हैं। इट एक्सप्लोर मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोमैकेनिकल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल, फिजिकल, बायोमैकेनिकल फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ नेचर एंड ऑफ देयर सेल, इनकी स्टडीज होती है। टिश्यूज की, ऑर्गन्स की, सिस्टम्स की, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेडी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब की स्टडीज होती है। 8 कॉजेज, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ बिहाइंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। वो बच्चे जो CWSN हो जाते हैं, स्पेशल चाइल्ड हो जाते हैं, या वो बच्चे जो डिसेबिलिटीज का शिकार हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या क्या कारण है। तो जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जेनेटिक मिल सकता है किसी से भी, माता पिता या उनसे उनके किसी रिलेशन। अब आते कॉम्प्लेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लेक्शन है, इस वजह से बच्चा CW और स्पेशल चाइल्ड हो जाए, डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है।
प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग बर्थ, यानी बर्थ के समय अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो जाती है, जैसे सेंस खत्म हो जाना, सेंसनरी, या फिर बच्चे की याददाश्त कमजोर हो जाना, या किसी प्रकार की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, दिस इज टॉक्सिक एक्सप्लोजर। नेक्स्ट आते हैं 11, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस। तो प्राइस क्या है, जब किसी को चोट लग जाती है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि इंजरी और ना बढ़ जाए, तुरंत प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर उसको आराम दिया जाता है, फिर आइस के पैक से उसकी सिकाई की जाती है ताकि चोट को आराम मिले अगर कट नहीं लगा है तो। फिर कंप्रेशन, दबाव डाला जाता है, उस पर क्रैप बैंडेड बांधा जाता है, विभिन्न प्रकार के ओमनम लगाए जाते हैं। फिर एलिवेशन मूल्यांकन करते रहना चाहिए, फिर देखते रहना ये चोट ठीक है कि नहीं है। तो P फॉर प्राइस, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। नेक्स्ट आता है, सभी लोग प्राइस तैयार करेंगे लेकिन माइस पूछा जा सकता है। तो माइस स्टैंड फॉर मूवमेंट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। क्या होता है इसमें माइस में, तो माइस माइट बी कंसिडर्ड फॉर माइल्ड स्प्रेन एंड स्ट्रेन वेयर इमीडिएट immobilization is not necessary and where gentle range of motion exercise can be incorporated early on। स्प्रेन स्ट्रेन जिन्हें हो जाता है या फिर तो फिर उस पर माइस यूज करते हैं, इम्बोलाइजेशन करते हैं, नेसेसरी करते हैं, जेंटल करते हैं, रेंज का मोशन की अच्छी रहे इसलिए उसको रुक जाते हैं, उससे माइस देते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन आइसोटोनिक। तो सबसे पहले जेपीडी देखेंगे। देखिए एक व्यक्ति है जो पुशअप्स कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, आइसोटोनिक समझेंगे पहले। अब यहाँ पर ये इसके जो बाइसेप्स हैं, ठीक है, जो उसके हैंड है वो नीचे की तरफ है, यहाँ जो मसल्स है वो शॉर्ट हो रही है, मसल जो है वो शॉर्ट हो रही है, ठीक है, ये बाइसेप्स है, ये मसल्स, ये बाइसेप्स है, ठीक है, मसल्स शॉर्ट हो रही है, फिर स्ट्रेट हो रही है, फिर शॉर्ट हो रही है, यानी कि यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आइसोटोनिक होगी। लेकिन इसकी अपर बॉडी अगर देखें तो वो स्टैटिक कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, लेकिन फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, तो ये हो गई आइसोमेट्रिक। यानी जब भी कोई मसल शॉर्ट होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, तो वो आइसोटोनिक होती है, लेकिन वो स्टैटिक कंडीशन में होती है, रुकी अवस्था में होती है और प्रेशर पड़ रहा होता है, तो वो आइसोमेट्रिक होती है। यानी जैसे जिम में डंबल करना, डंबल को होल्ड कर लेंगे आइसोमेट्रिक, डंबल को बाइसेप ब्रेची एक्सरसाइज करेंगे, डंबल्स को ऊपर और नीचे लाएंगे बाइसेप से, तो फिर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, स्क्वाट्स होता है, बेंच प्रेस होता है, बाइसेप्स कर्ल होते हैं, ग्लूट, ग्लूट यानी कि बट यानी कि लंबर एरिया के नीचे का एरिया ग्लूट कहलाता है, ग्लूट एक्सरसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन द आइसोमेट्रिक। तो हमने अभी देखा भी, और देखिए जेपीजी वर्क में देख लीजिए एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, होल्डिंग अ स्क्वाट, प्लंक, लेग एक्सटेंशन, प्रेसिंग, एल्बो अगेंस्ट ऑन द वॉल। आप दोनों हाथों को दीवार पर रखिए और धक्का दीजिए पर हाथ को मोड़िए नहीं, ठीक है, आइसोमेट्रिक। पुशिंग अगेंस्ट अ डोर फ्रेम, जेपीजी में देखिए आइसोटोनिक, एक व्यक्ति ने डंबल ले रखा है और डंबल को वो रिवर्स ला रहा है, ठीक है, और फिर वापस ले जा रहा है, तो डेट्स मीन वो आइसोटोनिक कर रहा है, लेकिन उसने होल्ड करके रखा है, तो डेट्स मीन आइसोटोनिक कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं आइसोकिनेटिक। आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज देखिए, एक व्यक्ति है जो एक मशीन पर अपने लेग एक्सटेंशन कर रहा है, लेग को लगाए हुए है और फिर लेग को मोड़ रहा है और प्रेशर से आगे ले जा रहा है, आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज कर रहा है। तो आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व्स मूविंग एंड कांस्टेंट स्पीड, स्पीड के साथ मूव करती है, ठीक है, मसल्स रेजिस्टेंट चेंजेस, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है, इंक्रीज मसल्स की बढ़ती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, इनका रेंज ऑफ मोशन बनता है। जैसे कि एग्जांपल देखें तो ब्रेस्ट स्ट्रोक एक स्विमिंग की स्टाइल होती है, स्विमिंग करने की स्टाइल होती है, तो जब भी कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लाता है तो वो लाता है और फिर पीछे खींचता है, बॉडी आगे जा रही है, यानी कि वो जो कर रहा है वो आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज में आ जाएगी। द वाटर प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, वो लगातार कांस्टेंट वाटर जो है पानी वो रेजिस्टेंस प्रदान करेगी टू द मूवमेंट ऑफ द आर्म, ठीक है, हाथों को। नेक्स्ट आते हैं बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स में सबसे ज्यादा रेंज जो लिखने का आती है वो नॉर्मल वेट की आती है, फिर उसके बाद अगर आएगी तो अंडर वेट की और ओवर वेट की एमसीक्यूज में आपको ये मिल सकता है, रेंज लिखी हुई होगी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स का कि कोई व्यक्ति ओवर वेट है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, तो बॉडी मास इंडेक्स से पता करते हैं, एक फॉर्मूला के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, और रेंज देखी जाती है, फिर पता चल जाता है अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है कि ओवर वेट है। बॉडी मास इंडेक्स इज अ
measurement that can be used in physical education to estimate a person's body fat percentage। ठीक है, किसी भी फिजिकल एजुकेशन में बीएम इंडेक्स के द्वारा किसी भी बॉडी का फैट परसेंटेज जानते हैं। इट इज कैलकुलेट यूजिंग अ पर्सन वेट एंड हाइट। तो क्या है फॉर्मूला बच्चों? वेट इन केजी, हाइट इन एम स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है अगर इसे देखें तो हाइट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट आते हैं बीएमआई। तो आप तैयार कर लोगे, लेकिन हो सकता है आपसे बीएमआर पूछ लिया जाए। तो बीएमआर क्या है? बीएमआर स्टैंड फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, विच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी द बॉडी नीड्स टू मेंटेन इटसेल्फ व्हाइल आर रेस्ट। ओके, बॉडी रेस्ट की पोजीशन जब होती है तो फिर वो मेंटेन करती है मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, की फैक्टर्स ऑफ वेट मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ द बॉडी फंक्शन। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंस के लिए अलग फार्मूला होता है, वुमेन्स के लिए अलग होता है। तो ये हैरिस और बेंडिक थे जिन्होंने इस फार्मूला को डेवलप किया, और बहुत ही अच्छा फार्मूला है जिससे हम बहुत जल्दी रिकवरी भी करते हैं और बहुत जल्दी एक्सरसाइज से चीज़ें भी जान जाते हैं। टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। जब भी एज हो जाती है तो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं? तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग इंक्लूड अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन मसल्स, मास स्ट्रेंथ कम हो जाती है, डिक्रीज बोन डेंसिटी कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कैल्शियम की कमी हो जाएगी, रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर इफिशियंसी, कार्डियोवास्कुलर की क्षमताएं कम हो जाएंगी, स्लोअर नर्वस सिस्टम धीमे हो जाएगा, रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा, इम्पेयर्ड रिस्पिरेटरी फंक्शन यानी रिस्पिरेटरी फंक्शन सही से बाकी फंक्शन के साथ काम नहीं करेगा, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, चेंजेस इन बॉडी कंपोजन, बीएमआई इंडेक्स फ्लक्चुएट करेगा, इंक्रीज फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा, फैट बढ़ सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, रिड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो जाएंगे। इसी तरह सेंसरी डिसेबिलिटीज भी हो जाएंगी, यानी कि सेंस खत्म हो जाएगा, एबिलिटीज भी कमजोर पड़ जाती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू एजिंग, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। 19 पर आते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स टाइप। तो क्या है, अगर किसी के अंदर हमें टैलेंट को ढूंढना है और ये जानना है कि ये किस क्षेत्र में लगाया जाए, किस क्षेत्र में रखा जाए ताकि वहां पर वो बहुत अच्छा काम करे, तो उसके लिए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। हर एक स्पोर्ट्स में जैसे किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ और वो बेकार हुआ तो उसका टैलेंट बेकार है, यानी कि वो अच्छा नहीं है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में अच्छा करने के लिए या जीतने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में। तो किस किस के प्रोसेस से सेलेक्ट होते हैं? तो टैलेंट सिलेक्शन होता है, फिर टैलेंट डेवलपमेंट किया जाता है, टैलेंट डेवलप भी किया जाता है। ठीक है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट को पहचाना जाता है, फिर टैलेंट डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्शन किया जाता है। ये पिरामिड टाइप का है, इसको आपको बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, टाइप्स कौन कौन से हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग इज अ टाइप। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, ठीक है, असेसमेंट, एंड फिजिकल एबिलिटी असेसमेंट एंड फिजियोलॉजिकल इवेल्युएशन। ठीक है, मूल्यांकन। अब आते हैं टेक्निकल एंड एनालिसिस, परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन, उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे कि हाँ ठीक है कि नहीं, गेम बेस्ड असेसमेंट देंगे। नेक्स्ट आते हैं हार्वर्ड टेस्ट। जैसा कि हम लोग जेपीजी में देख रहे होंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या है। तो ये टेस्ट सभी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को बढ़ाते हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस को भी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या, व्हाट डज इट्स मेजर, क्या मेजर करता है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, ओके, हार्ट, ओके, और मस्कुलर एंड्योरेंस। इसे हम देखें तो एरोबिक एक्सरसाइजेज में भी आता है। हाउ डज इट वर्क, एथलीट स्टेप्स अप टू ऑन टू अ बेंच। ठीक है, जैसे जेपीजी में देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति ने पहले बेंच पर पैर रखा, फिर उसके बाद वो उस पर चढ़ गया, फिर उसने एक पैर पीछे रखा, फिर नीचे आ गया, यानी स्टेप टेस्ट कर रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है। 5 मिनट में 150 स्टेप्स करने होंगे, तब स्टैमिना चेक होगा। 2 सेकंड फॉर अ पीरियड्स ऑफ। ठीक, अब आते हैं व्हाई इज इट यूज्ड, द एथलीट देन मेजर्स देयर पल्स 3 टाइम्स एट 1 मिनट इंटरवल्स। ठीक है, उनकी पल्स रेट को काउंट किया जाता है। आफ्टर द टेस्ट डिटरमाइन देयर फिटनेस, द लोअर देयर हार्ट रेट वैल्यूज, उसके हार्ट रेट वैल्यूज लिए जाते, द हायर देयर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और देयर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखा जाता है, मस्कुलर एंड्योरेंस को भी देखा जाता है। तो और फॉर्मूला प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला लिखने को आ सकता है।
ठीक है, क्या है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड मल्टीप्लाई 100, 5.5 मल्टीप्लाई पल्स काउंट। 21 पर आते हैं, फ्लैमिंगो एंड प्लेट टैपिंग टेस्ट। फ्लैमिंगो टेस्ट क्लास फर्स्ट से थर्ड में आता है, ठीक है, और प्लेट टैपिंग भी, प्लेट टैपिंग ये क्लास फर्स्ट से थर्ड में आते हैं। अब आते हैं क्या है ये, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फ्लैमिंगो टेस्ट अगर आए तो मेजर चार्ट जरूर बनाइएगा। एक व्यक्ति है जिसने अपना हाथ स्ट्रेट रखा हुआ है और पैर को होल्ड करके रखा है और ब्रेक पर खड़ा है, ब्रेक पर खड़ा है, ठीक है। ये जो ब्रेक पर खड़ा है ये बैलेंस चेक होगा, तो 60 सेकंड तक इसको बिना हिले बिना गिरे ऐसे ही खड़े होना है। तो एक्सीलेंट, अगर बिना गिरे 60 सेकंड तक ऐसे ही खड़ा रहा तो बैलेंस अच्छा है, यानी कि इसका बैलेंस अच्छा है। गुड, 1-2 बार गिरा तो ठीक है, एवरेज है तो 3 से 5 बार गिरा तो थोड़ा ठीक नहीं है। फिर उसके बाद फेयर 6 to 9 तक गिरा तो इट्स ओके, वो आगे कर ले जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद 10 से 12 या 13 बार गिरा तो पुअर और बैड आएगा, ठीक है। फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट अगर लिखने होगा या फिर कोई टेस्ट आए तो क्या है, पहले पर्पस लिखेंगे, फिर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर प्रोसीजर लिखेंगे, ठीक है। अब पर्पस क्या है फ्लैमिंगो की, टू चेक द बैलेंस टू डिटरमाइन हाउ वेल यू कैन स्टैंड ऑन वन लेग। क्या क्या चाहिए, फ्लैट एंड क्लीन सरफेस चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, ब्रिक चाहिए, उस पर खड़े होंगे, ठीक है। तो इसको तैयार करिएगा फ्लैमिंगो टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं प्लेट टैपिंग। तो प्लेट टैपिंग में भी सीखिए, सिंपल सा, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग टाइम है, मेजर वाला टाइम जरूर लिखिएगा, ठीक है। पर्पस, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, प्रोसेस। तो क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, 20 सेंटीमीटर डायामीटर के 2 येलो डिस्क चाहिए, यहाँ देखिए 2 येलो डिस्क लगे 20 सेंटीमीटर के। और उसके बाद 1 रेक्टेंगुलर सीट चाहिए, देखिए बच्ची ने रेक्टेंगुलर सीट पे हाथ रखा हुआ है जो 30 × 20 सेंटीमीटर का है। अब इन्हें एक हाथ रखना है और जो भी टाइमिंग कोच देगा 1 मिनट देगा और या मैक्सिमम टाइम जो भी वो दे, तो इसी टाइमिंग में इन्हें अपना ये हाथ रखना है, लेकिन पेयर में काउंट मिलाना है, यानी एक बार हाथ इधर एक बार हाथ इस डिस्क पर, दोनों डिस्क पर एक पे जब टच करेंगे तो एक काउंट होगा, ठीक है। तो ये लगातार इन्हें अगर इन्होंने 50 टाइम्स कर लिया, अगर हम माने टाइम तो 60 सेकंड लेकर 1 मिनट लेकर चलें तो 50 प्लस कर लिया तो एक्सीलेंट है, 49 to 40 कर लिया तो गुड है, और 39 to 30 कर लिया तो एवरेज है। अगर 29 या 20 किया तो फेयर है, उसके बाद पुअर और बैड आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड एक्सप्लेन प्री एंड पोस्ट बैलेंस डाइट। जब भी बैलेंस डाइट को संतुलित आहार कहा जाता है, और जब भी हम बैलेंस डाइट लेते हैं हम कभी बीमार नहीं पड़ते और हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, बॉडी अच्छी ग्रो करती है, हमारी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन सब सही रहते हैं और हमें नेचुरल डिफिशियंसी भी नहीं होती है, हम बहुत हेल्दी रहते हैं। लेकिन जब हमारा डाइट खराब हो जाता है, बैलेंस डाइट नहीं रहता, संतुलित आहार नहीं रहता, कभी भी भूख लगती है हम उसे हम लोग उसे अवॉइड करते हैं, ब्रेकफास्ट हैवी नहीं लेते, लंच अच्छा नहीं लेते, या ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो फिर ये सब डिसीज का कारण बनती है। तो क्या है व्हाट इज बैलेंस डाइट, टू एक्सप्लेन प्री एंड पोस्ट। एक्सरसाइज से पहले या फिर खाने से पहले और खाने के बाद और एक्सरसाइज के दौरान, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लिखने को आएंगी। बैलेंस डाइट कंस्टेंट एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ग्रो। बॉडी को ग्रो कराने में बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेन हेल्दी बॉडी टू बी डिसीज फ्री रहेगी। इन एडिशन आ हेल्दी बॉडी बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, विटामिन देती है, मिनरल देती है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से बचा के रखी, एंड इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखती है। तो ये प्री डाइट है। प्री डाइट में क्या क्या है, बैलेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हाइड्रेशन है, न्यूट्रिएंट है, डेंस फूड्स है, टाइमिंग ऑफ मील्स है, फैमिलियर फूड है, अवॉइड ओवर ईटिंग है, ठीक है। यह आप पढ़िएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब आपको सही से दिख रहा होगा, पोस्ट पर। तो पोस्ट कंपटीशन क्या, यानी कंपटीशन से पहले के क्या डाइट होनी चाहिए,
रिहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोजन में होना चाहिए, प्रोटीन मसल्स एंड रिपेयर होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होना चाहिए, बैलेंस मील्स होना चाहिए, न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। यानी कि ये कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के बाद और कंपटीशन के दौरान हमें डाइट का ख्याल रखना है ताकि हम कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ड्यूरिंग के दौरान कंटिन्यू हाइड्रेट रहना चाहिए, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना है, स्मॉल बैलेंस स्नैक्स लेने हैं, अवॉइड हैवी और हाई फैट फूड नहीं लेना है, फेमिलियर फूड लेना है, अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस लेते रहना है। अब आते हैं 23 एग्रेशन। विराट कोहली को देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए, वो अग्रेसिव नेचर रखते हैं ताकि सामने वाला डिमोटिवेट हो जाए या उनसे डरे, या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं साइकोलॉजिकल तरीके से होती है। तो क्या है, व्हाट इज एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, गिव एनी 2 एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल अगर लें तो रग्बी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, क्योंकि रग्बी में अब रग्बी बॉल को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक पहुंचाना होता है, लेकिन बाकी खिलाड़ी उस प्लेयर को रोकने के लिए उसे धक्का देते हैं, पुश करते हैं। तो एग्रेसिव स्पोर्ट्स है, तो एग्रेशन वहां जरूरी है। इसी तरह से किसने लिखा, अकॉर्डिंग टू बैरन एंड रिचर्डसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग, ओके, हार्म पहुंचा सकते हैं, इंजरीज अनदर लिविंग बीइंग, किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, बीइंग हु मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट, ठीक है, तो चोट पहुंचा सकते हैं। एग्रेशन इज नन द जनरली डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, ओके, एग्रेसिव बिहेवियर है भाई ये। टाइप्स ऑफ एग्रेशन क्या, कितने टाइप्स होते हैं, हसल एग्रेशन होता है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है, असर्टिव होता है। चलिए समझते हैं ये क्या है। हसल एग्रेशन इज द इन्फ्लिक्टिंग और कॉजिंग हार्म वेदर इट इज फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ऑन समवन एल्स, ये फिजियोलॉजिकल किसी को भी हार्म कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज डिस्प्लेइंग एग्रेसिव बिहेवियर इन द परस्यूट ऑफ अ नॉन अग्रेसिव गोल्स, जो नॉन अग्रेसिव गोल्स होते हैं उनमें भी एग्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। असर्टिव डिफाइंड टाइप ऑफ एग्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, ये डिफाइन करता है एग्रेसिव बिहेवियर को। एग्जाम्पल लें तो 2 घटनाएं हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स कब हुआ था, इन 2003 अर्सेनल्स थेरी हेनरी पुसेट मैनचेस्टर यूनाइटेड गैरी नेविल ड्यूरिंग अ फुटबॉल मैच, उन्होंने धक्का दिया था, ठीक है। इन द 2029 सिक्स नेशन चैंपियनशिप इंग्लैंड कैल स्निकलर was involved in a hustle confrontation with several वेल्स प्लेयर्स, कई सारे प्लेयर्स के तरह पर उन्होंने हसल कन्फर्मेशन पाए गए थे, एग्रेशन दिखाते हुए पाए गए थे। 24 पर आइए, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन एंड मेनोपॉज। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट की जेपीजी देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसकी राइट एज होती है 11 to 12 जिसे मेनार्क कहते हैं। ये एग्जांपल एमसीक्यू में बहुत आएगा, ठीक है। अब आते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन। तो 12 to 50 ईयर्स तक मेंस्ट्रुएशन रहता है और मेनोपॉज रहता है 50 से डेथ तक रहता है, ठीक है। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या है। मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन इज अ कंडीशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड्स बहुत डिले हो जाते हैं, तो पहले समझिए क्या है। 21 से लेकर 35 डेज का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, ठीक है। यानी ये नॉर्मल ड्यूरेशन। और रेगुलर पीरियड्स का ड्यूरेशन रेगुलर का होता है 21 से 40 डेज का, ओके ये। लेकिन जब 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ 5 मंथ्स ऐसे डिले हो जाए तो ये डिसीज का कारण बनते हैं, ठीक है। डिले नहीं होना चाहिए, ज्यादा पहले नहीं आना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज अ कंडीशन दैट कॉजेज इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स सच एज हैवी ब्लीडिंग, बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होगी, हो सकती है, हो जाएगी अगर ये प्रॉब्लम्स होगी तो। पेनफुल क्रैम्प्स आ जाएंगे, और मिस्ड पीरियड मिस्ड हो जाएंगे, डिले बहुत हो जाएंगे या अर्ली हो जाएंगे। इट कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग हार्मोनल चेंजेस, इसमें इन्फेक्ट करता है स्ट्रेस, बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता होती है। एक्सरसाइज ज्यादा मात्रा में जब करते होता है तो वेट कम हो जाएगा। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन।
प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो नॉट हैविंग अ पीरियड बाय एज 15, अगर 15 साल तक, ठीक है, पीरियड से या मेनार्क स्टार्ट नहीं हुआ तो ये डिसीज में आएगा एमेनोरिया, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सेकेंडरी एमेनोरिया, नॉट हैविंग अ पीरियड फॉर 3 मंथ्स इन अ रो आफ्टर हैविंग रेगुलर पीरियड्स। देखा, आपसे कहा था 3 मंथ्स हो गया डिले या फिर और ज्यादा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ओलिगोमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट कॉज मोर देन 25 डेज अपार्ट, 45 दिन हो गया नहीं हो रहा है। मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्पटम इंक्लूड एक्ने, हेडेक, सोर ब्रेस्ट एंड इरिटेबिलिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एबनॉर्मल क्रैम्प्स, क्रैम्प्स बहुत आएंगे भाई, कॉजेज बाय अ केमिकल दैट मेक्स द मसल्स इन द यूरेटस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। हैवी एंड प्रोलैंग्ड पीरियड्स होंगे भाई, मेनोरेगिया आएगा। और मीनोपॉज, मीनोपॉज जैसा कि देखिए, मीनोपॉज इज द टाइम व्हेन अ वुमेन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टॉप परमानेंटली, हमेशा के लिए बंद हो जाता है पीरियड्स होना। इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, एज भी हो जाती है, एज होने के कारण यूजली ऑकर्स बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 55। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज में मिलता है कि व्हेन मीनोपॉज स्टार्ट, तो आप लिखेंगे 52 अबव, ओके, एमसीक्यूज में अगर आता है मीनोपॉज की सिचुएशन स्टेज आ जाती तब। चलिए 25 पर आते हैं, एक्सप्लेन मेनार्क एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो फिर अब आते हैं क्या होता है मेनार्क 11 to 12, मेंस्ट्रुएशन 12 to 50। अब आते हैं मीनोपॉज 50 ईयर्स से डेथ तक। मेनार्क क्या होता है, जब पीरियड्स पहला फर्स्ट पीरियड आता है उसे मेनार्क कहते हैं, तो वो 11 से 12 ईयर में हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर इससे डिले होता है 15 ईयर तक नहीं होता है तो एमेनोरिया या विभिन्न प्रकार के डिसीज में जाता है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है, तो मेनार्क होता है। मेंस्ट्रुअल सर्किल, मेंस्ट्रुअल सर्किल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चार्ट को समझेंगे। ये आपके चार्ट सामने आ चुका है। स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल सर्किल देखिए, 1 2 3 4 5 डेज तक मेंस्ट्रुएशन रहता है, अत्यधिक ज्यादा दिन होते तो 5, बहुत ही कम ठीक ठाक तो 2 या 3 दिन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। फिर फॉलिक्यूल फेसेस आता है 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 तक, ठीक है। उसके बाद ओव्यूलेशन यानी कि कंसीव कर सकते हैं, कंसीव का टाइम आता है 12 से 14 डेज, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद ल्यूथेल फेसेस होता है 14 से 28। तो ये साइकिल है, ये मैं आपको बनाने के लिए ये डायग्राम जरूर बनाइएगा और लिखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 26, व्हाट इज द फार्मूला कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बाइज इन नॉकआउट टूर्नामेंट। बहुत ही आसान है नंबर ऑफ बाइज। देखिए व्हाट इज द फार्मूला कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ बाइज। तो देखिए जब आपके पास कोई टीम है, जैसे 16 टीम का मैच कराना, तो आप क्या करोगे, इससे हाईएस्ट पावर 2 की लेंगे। कैसे आएगी, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये आ गया, यानी 2 की हाईएस्ट पावर। अब इसमें जो 2 की हाईएस्ट पावर आएगी वो आएगी 16, तो 16 आएंगे, 16 माइनस 16 करेंगे यानी 0 बाई हो जाएगी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बाइज इक्वल टू नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ वाइज निकाल के नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 और माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स होता है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बाइज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इज नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम, ओके। यही देखिए ये फॉर्मूला होता है, ओके। 27 पे आते हैं, एक्सप्लेन ऑल मेथड्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं, साइकिलिक, स्टेयरकेस, टैबलर। तो टैबलर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी इनको जब हम लोग 4th डे में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर करेंगे तब हम उसको आपको फिक्चर्स बनाना सिखाएंगे। और फिक्चर्स ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो,
क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम है तो साल भर में कुछ तो पढ़ा होगा। तो फिक्चर्स में याद रखिए नॉकआउट होता है, नॉकआउट बेसिस होते हैं, लीग होते हैं, और उसके बाद लीग में साइक्लिक और जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है और स्टेयरकेस आते हैं। तो जो आपको इसके बारे में लिखने को आएगा, टीम्स आर अरेंज इन सर्कुलर पैटर्न विथ ईच टीम प्लेइंग द टीम डायरेक्टली अबव द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक एंड स्टेयरकेस। तो दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, n माइनस वन एन स्मॉल ब्रैकेट n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, साइक्लिक मैटर, स्टेयरकेस मैटर। 29 29 एक्सप्लेन सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लेजरेशन, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। तो आपको जो जेपीजी दिख रही है वो इसी की सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज की। कॉन्ट्यूशन यानी अगर किसी चीज़ से अगर बॉडी पे हिट कर दिया जाए या हिट किया जाए तो फिर वहाँ वो पार्ट में ब्लू यानी नीला पड़ जाता है और कट ना लगे तो फिर वो कॉन्ट्यूशन होगा। यानी स्प्रेन मोच आ जाना, एब्रेशन यानी कि छिल जाना, लेजरेशन यानी कि कट लग जाना और ब्लड आना। तो ये सभी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं, इनके बारे में आपको लिखने को आएगा। एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लेजरेशन, स्ट्रेन एंड स्प्रेन, ये आपको देखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ टिश्यूज इंजरीज हैं, तो आपको ये अवेलेबल करा दी गई हैं, आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट आते हैं 30, व्हाट आर स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड स्पोर्ट्स इंजरी। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर को आप मान के चलिए हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं। बहुत ही माइनर जो फ्रैक्चर्स होते हैं और वो ठीक दर्द उठता है फिर सही हो जाता है फिर उठता है, तो इस तरह से होते हैं। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हैपन व्हेन मसल्स आर टू टायर्ड, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो मसल बहुत टायर्ड हो जाती, थक जाती हैं, फैटिग कंडीशन में आ जाती हैं, तब ये स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। टेक ऑन द इम्पैक्ट एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिव एक्सरसाइज करते हैं। बोन्स एब्जर्व द एडेड स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बोन स्ट्रेस नहीं झेल पाती, कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर पड़ता है बोन पर तो फिर लाइन में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। तो दोज बोन्स बिकम टू स्ट्रेन्ड, दे डेवलप इन अ टाइनी ब्रेक नोन एज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर, बहुत ही बारीक फ्रैक्चर आ जाता है लाइन यानी एयर लाइन की तरह। इसी तरह से मोस्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स अफेक्टेड द बोन्स इन द लोअर लेग में ज़्यादा होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्पोर्ट्स इंजरी देखते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई बार बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स इंजरीज में 3 इंजरीज होती हैं, यानी सॉफ्ट टिश्यू जो भी हम पढ़ रहे थे, बोन इंजरीज फ्रैक्चर्स हो जाना, ज्वाइंट यानी कि ज्वाइंट्स के डिसलोकेट हो जाना, सॉकेट से हट जाना या सॉकेट में चोट आ जाना, इस तरह से। तो द टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी रिफर्स टू द काइंड ऑफ इंजरीज दैट मोस्ट कॉमनली ऑकर्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा के दौरान स्पोर्ट्स इंजरीज होती है। बट दे आर नॉट लिमिटेड टू अवर एथलीट्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कौन सी लगातार एक्सरसाइज करो या बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में चोट लगने का खतरा रहता है। स्प्रेन, स्ट्रेन, नी इंजरीज वाले मसल सूज जाता है, एक्लेस टेंडेंस रैप्चर्स हो जाता है, फ्रैक्चर्स हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, रोटेटर कफ इंजरी ज़्यादा सावधानियाँ ना बरतें तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक स्टार्ट इन 1960। ठीक है, इसका मोटो लिखने को आएगा, ये लिखने को आएगा, द मोटो वॉज इंट्रोड्यूस इन 2024 पैरा ओलंपिक इन एथेंस में पहला, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था 2024 में। पैरा ओलंपिक डिसेबिलिटीज़ वाले लोग खेलते हैं, विभिन्न प्रकार के मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं, इसीलिए पैरा स्पोर्ट भी कहा जाता है। 32 पे आते हैं। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, कई लोग कुछ खाते हैं, उनको टेस्ट पसंद आता है, फिर उसको वॉमिटिंग कर देते हैं और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाते हैं। तो एन ईटिंग डिसऑर्डर इज़ अ मेंटली डिसऑर्डर कहलाता है। डिफाइंड बाय abnormal eating behavior that observably affecting a person physically and mental health. These behaviors may include eating either too much or little eat. एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये भी एक मेंटल कंडीशन है।
इस मेंटल कंडीशन में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और खाते रहते हैं, बॉडी शेप ख़राब हो जाता है और वेट बढ़ जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नीचे, बुलिमिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर और एनोरेक्सिया नर्वोसा में कुछ जेपीजी वर्क किया है जिससे आपको समझ में आए। एक्सरसाइज एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बार बार अपने आप को शीशे में देखना, अपनी बॉडी को देखना और ये जानना कि हम बहुत मोटे हैं, अब ऐसा फील करना, इमेजिनरी फील करना। फिर बार बार बाथरूम का यूज़ करना, बार बार अपना वजन लेना, फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल समझना, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सब्सटेंस अब्यूज और एंजाइटी में हमेशा डिप्रेशन में रहना, ये सारे बुलिमिया नर्वोसा के हैं। मूड स्विंग्स, बार बार ईटिंग डिसऑर्डर में बार बार मूड स्विच होता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी अच्छा मतलब कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, फैटी की थकान की स्थिति रहती है, हेयर लॉस होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये आप देख लीजिएगा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करनी है भाई, ठीक है, और इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं करनी, वॉमिटिंग होती है, फैटी की थकान की स्थिति आती है। 33 साई खेलो इंडिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, तो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले क्लास 1 to 3, देन क्लास 4 to 12, इनमें अलग अलग एक्सरसाइज होती है। 1 to 3 में केवल BMI, फ्लैमिंगो और प्लेट टैपिंग आता है, लेकिन 4 to 12 में 18 को कवर करते हैं। और भी क्या क्या है, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट असेसमेंट द मेजर द बॉडी कंपोजन, BMI इंडेक्स को कंपोज करता है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाता है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को सही करता है, स्पीड सही करता है। इट इज़ कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 18, टेस्ट 18 के लिए है। अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, इसमें होता है 50 मीटर रेस होती है, 600 मीटर रन होता है, सिट एंड रिच टेस्ट होता है, एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल होता है, पुशअप्स होता है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होता है। अब आते हैं एक्सप्लेन खेलो इंडिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द खेलो इंडिया प्रोग्राम इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। द एम टू इम्प्रूव द कंट्री स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर को एथलेटिक बढ़ाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। कब लॉन्च हुआ है, वॉज लॉन्च बाय 2028, किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, टू प्रमोट स्पोर्ट्स फॉर ऑल एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, टू डेवलप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टू डेवलप कोचिंग एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर एथलीट्स, टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट टैलेंटेड एथलीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 35 व्हाट इज रैमनोज, रैमनोज क्या है, और देखिए इसका फॉर्मूला बहुत आता है MCQs में और लोग इसे अवॉइड कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैमनोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ये शुगर का एक टाइप है, दैट इज फाउंड ऑफ वेरियस सोर्सेज सच एज बकथ्रोन प्लांट्स, जो बीचेस में पाया जाता है समुद्री, ये विभिन्न प्रकार के सोर्सेज में मिलता है, ठीक है, बकथ्रोन प्लांट, ठीक है। माइकोलेगी, बैक्टीरिया एंड पॉइजन, ये सब चीज़ों में सुमैक पॉइजन, ये सब चीज़ों में पाया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, C6H12O5। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट 3rd डे के रिवीजन में चलेंगे, जहां हम शॉर्ट और केस बेस्ड स्टडी को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, या उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ताकि आप एक अच्छा स्कोर करें। तो दिए गए पैटर्न पे अच्छा से वर्क करिए, लर्न करिए और अच्छा स्कोर करिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।